समय की बात है। सुंदरपुर नामक एक गांव हुआ करता था। ये गांव अपनी ईमानदारी और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। इसी गांव में श्यामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। श्यामू के परिवार में उसकी बुजुर्ग माँ, पत्नी और एक प्यारी बेटी थी। वह बहुत ही मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। श्यामू के पिता भी किसान थे, लेकिन वर्षों पहले गांव में फैली महामारी के कारण उनका निधन हो गया था। तब से श्यामू ने अपने परिवार की जिम्मेदारी अकेले संभाली। वह अपने खेतों में दिन रात मेहनत करता और किसी तरह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। समय बीतता गया, मौसम बदलते गए और फसल की कटाई का मौसम आ गया। इस वर्ष श्यामू की फसल बहुत अच्छी हुई थी। उसने अपनी मेहनत का मीठा फल पाया और इस बात से बहुत खुश था। उसका परिवार भी इस खुशी में उसके साथ था। फसल की कटाई के दौरान परिवार ने मिलकर उसका पूरा साथ दिया। कटाई पूरी हो चुकी थी और अनाज घर में लाकर सुरक्षित रखा जा चुका था। अनाज को घर में लाने के कुछ दिन बाद श्यामू अपनी पत्नी शांति के साथ बैठा हुआ था। अरे भाग्यवान, तुमको कितनी बार मैंने बताया है कि रामलाल की पत्नी के साथ कम उठना बैठना करो। एक तो रामलाल का परिवार अपनी पैतृक जमीन, जायदाद और पुराना घड़ा धन पकड़कर पत्नी और बच्चों सहित आलस्य भरा जीवन व्यतीत कर रहा है। उनके पास न तो कोई काम है और न ही कोई धंधा। उनके पास बैठकर अपना कीमती समय बर्बाद मत किया करो। आप बेफिजूल में चिंता करते हैं। मैं तो बस हालचाल लेने गई थी। इतना क्या हो गया कि आप इतना घबरा गए? अरे भाग्यवान, मैं घबराया नहीं हूँ। मुझे बस रामलाल और उनका परिवार पसंद नहीं है। उन्हें हराम का खाने की आदत हो गई है। कहीं उनकी आदत हमारे बच्चों को भी ना बिगाड़ दे, इसीलिए उनसे दूर रहा करो। हाँ, अब नहीं जाऊंगी उनके पास। भगवान की दया से इस बार हमारे यहाँ अच्छी अनाज की पैदावार हुई है। सही दाम मिल जाए तो इस साल का खर्च उनसे कमजोर नहीं होगा। मैं भी दिखा दूंगी कि मेरे पास भी पैसा है। तू बस तुलना करती रहना। मैंने कितनी बार कहा है कि उनके पास पैतृक जमीन थी, जायदाद थी और गढ़ा धन था। उनसे बराबरी मत किया कर। क्यों न करूं बराबरी? आखिर हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। हाँ, तू बस बराबरी कर। कितना भी मना करूं, कितना भी समझाऊं, लेकिन तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। अब यह अनाज कहाँ बेचा जाएगा, कब बेचा जाएगा और कैसे बेचा जाएगा, इस पर चर्चा नहीं करोगी। बस रामलाल की पत्नी के पास बैठकर समय बर्बाद करती रहोगी। श्यामू गुस्सा होकर घर से बाहर निकल जाता है और गांव के मुखिया करमचंद के पास चला जाता है। श्यामू, कैसी चल रही है खेती बाड़ी? इस बार फसल तो अच्छी हुई होगी। जी मुखिया जी, भगवान की दया से इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। बस अब सही दाम मिल जाए तो पूरा साल आराम से कट जाएगा। यह तो बड़ी खुशी की बात है। लेकिन श्यामू, गांव के हालात ठीक नहीं हैं। कुछ लोग काम धंधा छोड़कर आलस में जी रहे हैं और इसका असर गांव के बाकी लोगों पर भी पड़ रहा है। सही कहा आपने। मैं भी इसी बात से परेशान हूँ। रामलाल और उसके जैसे कई लोग मेहनत से जी चुराते हैं। इनके बच्चे भी अब काम की जगह मटर गश्ती में लगे रहते हैं। ये आदत तो गांव के दूसरे बच्चों को भी बिगाड़ सकती है। तुम्हारी बात सही है, इसीलिए हमें मिलकर गांव में कुछ बदलाव लाने होंगे। यह तो अच्छा कदम होगा, लेकिन मुखिया जी, चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। कुछ लोग गांव में गलतफहमी फैला रहे हैं कि आप सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। श्यामू, राजनीति में ये बातें तो चलती रहती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि मेरा काम सही है। अगर हम गांव के लोगों को आत्मनिर्भर बना देंगे तो कोई भी हमें गलत साबित नहीं कर सकता। आपकी सोच सराहनीय है, लेकिन यह भी ध्यान रखना होगा कि पंचायत के पैसे का सही उपयोग हो। लोग अक्सर इस पर सवाल उठाते हैं। तुम चिंता मत करो श्यामू, मैं हर काम ईमानदारी से करता हूँ। लेकिन हाँ, तुम्हारी तरह मेहनती लोगों का सहयोग बहुत जरूरी है। तुम जैसे किसान ही इस गांव की रीढ़ हो। अगर तुम्हारे जैसे लोग हमारा साथ देंगे तो हम हर चुनौती का सामना कर लेंगे। मुखिया जी, आप निश्चिंत रहें। मैं और मेरे जैसे सभी किसान हमेशा आपके साथ हैं। बस आप गांव के विकास और हमारे बच्चों के भविष्य की चिंता करते रहे। धन्यवाद श्यामू, मैं तुम्हारे इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। वैसे श्यामू, क्या तुमने पंडित जी के बारे में सुना है?
कौन पंडित जी? वह जो पूजा पाठ करते हैं या कोई और? अरे नहीं, ये कोई साधारण पंडित नहीं है। लोग कहते हैं कि वह चोरों को बड़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। सच? ये कैसे संभव है? कोई इंसान चोर को इतनी आसानी से कैसे पकड़ सकता है? बस यही तो खासियत है उनकी। वह कहते हैं कि उनके पास ऐसी विधि है जिससे वह चोर के मन की बात तक जान लेते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि वह चोर को सामने बुलाकर ही पहचान लेते हैं। अब तो यह चर्चा चारों ओर फैल चुकी है कि पंडित जी जहां जाते हैं वहां चोरी होना बंद हो जाती है। अगर ऐसा है तो पंडित जी को तो हमारे गांव में जरूर आना चाहिए। कुछ लोग आलसी ही नहीं, चोर भी बनते जा रहे हैं। सच कहूं श्यामू, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि हमारे गांव को उनकी जरूरत कभी न पड़े। हमारे गांव के लोग मेहनती और ईमानदार हैं, लेकिन यह भी सच है कि कुछ लोग गलत राह पर चलने लगे हैं। आप सही कह रहे हैं। अगर गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगीं, तो यह ईमानदार लोगों का जीना मुश्किल कर देगा। लेकिन मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इंसान सिर्फ देखकर चोर को पकड़ सकता है। देखो श्यामू, मैंने खुद उन्हें नहीं देखा, लेकिन जो लोग उनके बारे में बता रहे हैं वह कसम खाकर कहते हैं कि उन्होंने ऐसा होते देखा है। तो मुखिया जी, क्यों ना उन्हें एक बार गांव में बुलाया जाए? वैसे भी अगर वह इतने काबिल हैं, तो हमें उनसे मिलकर कुछ सीखने को मिल सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर गांव में कोई बड़ी समस्या आती है तो मैं जरूर उन्हें बुलाऊंगा। फिलहाल तुम जैसे ईमानदार और मेहनती लोगों की वजह से मुझे भरोसा है कि गांव सही दिशा में आगे बढ़ेगा। लेकिन श्यामू, हमेशा सतर्क रहना। आजकल अच्छे और बुरे का फर्क समझना मुश्किल हो गया है। यह तो है, लेकिन मुखिया जी, गांव के हित के लिए हम सब मिलकर मेहनत करेंगे। बस आप हमें सही राह दिखाते रहिए। निश्चिंत रहो श्यामू, हमारे गांव को किसी पंडित या बाहरी मदद की जरूरत न पड़े। यही मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। दोनों इस चर्चा के साथ अपनी अपनी राह पर चले गए। अगले दिन सुबह श्यामू तैयार हो रहा था। अरे सुनती हो, मेरा बैग और मेरे जूते ले आओ। ऐसे तैयार होकर कहाँ चल दिए? सोच रहा हूँ कि सेठ शंभुनाथ से मिल आऊं। उनसे अनाज के दाम भी पता कर लूंगा। अगर सही दाम मिले तो आज ही अनाज बेच दूंगा। हाँ, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी? अभी तो अनाज इकट्ठा हुआ है और आज ही बेचने चल दिए। अरे तू घबराती क्यों है? मैंने कहा ना, अगर दाम अच्छे मिले तो ही बेचूंगा। श्यामू जब सेठ शंभुनाथ के पास पहुंचा तो सेठ ने उसे देखते हुए कहा, अरे श्यामू, कैसे हो? इस बार फसल कैसी रही? धन्यवादी हूँ सेठ जी, इस बार फसल बहुत अच्छी हुई है। आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम्हारी तरह मेहनती किसानों की मेहनत देखकर खुशी होती है। तो बताओ, इस बार क्या लाए हो? सेठ जी, 20 क्विंटल गेहूं है, बढ़िया किस्म का। सोचा आपके पास आकर दाम पूछ लूं। अगर सही दाम मिले तो यही बेच दूं। तुम जैसे किसानों का माल तो हमेशा अच्छा बिकता है, लेकिन बाजार के दाम कभी स्थिर नहीं रहते। बताओ, क्या दाम रखे हो? बाजार में 50 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है, लेकिन मैं आपको विशेष रूप से लाया हूँ क्योंकि मुझे भरोसा है कि आपके पास सही दाम मिलेगा। देखो श्यामू, तुम्हारे जैसे मेहनती किसान के लिए थोड़ी अधिक कीमत देना मेरी जिम्मेदारी बनती है। मैं तुम्हें 55 रुपए प्रति क्विंटल देने को तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त पर। शर्त? क्या शर्त है? अगर तुम अगली बार भी ऐसी अच्छी फसल लाओ तो मैं तुम्हें और भी अच्छा दाम दूंगा, लेकिन माल में कमी आई तो दाम घटाने होंगे। ठीक है सेठ जी, अगली बार भी अच्छा माल लाऊंगा। तो सौदा पक्का? श्यामू ने शुक्रिया कहा और अपने घर लौट आया, मन में यह सोचते हुए कि इस बार का सौदा उसके लिए बेहद लाभकारी साबित होगा। श्यामू खुशी खुशी घर वापस आया और अपनी पत्नी शांति से सौदे के बारे में बताया। देखो शांति, मैंने सेठ शंभुनाथ से अच्छे दाम पर अनाज बेच दिया। पूरा अनाज 1100 रुपये में बिक गया। सेठ जी ने वादा किया था कि वह नगद पैसे देंगे, लेकिन उन्हें अगले दिन पैसे मिलेंगे। वाह, यह तो बहुत अच्छा हुआ। अब हम आराम से घर चला सकते हैं। तुमने बहुत अच्छा किया। दोनों ने मिलकर फैसला किया कि सेठ शंभुनाथ को पूरा अनाज भेज दिया जाए और फिर बाकी का काम जल्दी से निपटाया जाए। अगले ही दिन श्यामू ने अपना पूरा अनाज सेठ शंभुनाथ के पास भेज दिया।
और दूसरे दिन नगद 1100 रुपये ले लिए। श्यामू खुश होकर घर लौट आया, लेकिन अगले दिन रामलाल ने अपनी चतुराई दिखाते हुए एक नई चाल चली। वह सेठ शंभुनाथ के पास पहुंचा और बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगा। सेठ जी, कैसी चल रही है आपकी दुकानदारी? मैंने सुना कि श्यामू ने बहुत अच्छे दाम पर अनाज बेचा। कितने रुपए में बिका था उसका माल? मुझे तो लगता है श्यामू के पास किस्मत भी बड़ी है। इस बार अच्छा फायदा हुआ होगा। हाँ हाँ, श्यामू का माल सही दाम में बिक गया। मुझे भी अच्छा लगा। आपके जैसे व्यापारियों के पास हर चीज सही दाम पर बिकती है। मुझे तो ये भी लगता है कि श्यामू को भी बहुत अच्छा सौदा मिला होगा, क्योंकि आपकी दुकान से ही सारा माल अच्छा बिकता है। अब वह आदमी मेहनत करता है तो उसे अच्छा पैसा मिलना चाहिए। आप तो जानते ही हैं, ऐसा माल हम जैसे लोगों को तो कभी नहीं मिलता। सच है रामलाल, श्यामू का माल सच में बहुत अच्छा था। मैंने उसे 1100 रुपये दिए और वह खुश होकर चला गया। अब उस जैसे मेहनती किसानों को तो हमेशा अच्छे दाम मिलने चाहिए। तो सेठ जी, उसका सौदा पक्का हो गया था ना? सभी पैसे नगद मिले थे ना? हाँ हाँ, सारे पैसे नगद मिले और श्यामू ने तो समय पर अपना काम भी निपटाया। कोई दिक्कत नहीं थी। वाह सेठ जी, तो श्यामू को पूरी रकम मिल गई और वह खुश होकर घर लौट आया। यही तो बात है, मेहनत का सही फल मिला। अब अगर कोई मौका आए तो मुझे भी बताइएगा, मुझे भी तो कुछ अच्छा सौदा मिल जाए। रामलाल की चतुराई से सेठ शंभुनाथ ने अनजाने में सारी बातें उगल दी। रामलाल को यह जानकारी मिल चुकी थी कि श्यामू को कितने रुपए मिले थे और सौदा किस तरह पक्का हुआ था। रामलाल ने अपनी बातों से सेठ से सारी बातें आराम से निकलवा ली थीं, जिससे उसे आगे के दांव पेंच समझने में आसानी हो। रामलाल की चतुराई से सेठ शंभुनाथ से सारी बातें उगलवाने के बाद वह अपने मन में एक खतरनाक योजना बुनने लगा। अब देखो, श्यामू ने 1100 रुपए नगद लिए हैं। यह तो एक बड़ी रकम है। अगर मैं ये पैसे चुरा लूं तो मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। सीधे श्यामू के घर से पैसे निकाल लूंगा और फिर आगे की जिंदगी आराम से कट जाएगी। रामलाल की आंखों में एक खतरनाक चमक थी। वह अब इस योजना के बारे में सोचने लगा था कि श्यामू के घर तक कैसे पहुंचा जाए और वह पैसे कैसे चुरा ले। अगले दिन सुबह श्यामू की आंख खुलते ही एक शोर सुनाई देता है। अरे, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरी पूरी मेहनत पानी में चली गई। अरे भग्यावान, क्या हुआ? क्यों शोर मचा रखा? आप तो बस खर्राटे लेकर सोते रहिए। रात में घर में चोरी हो गई और आपको भनक भी नहीं लगी। क्या चोरी हो गई? कब चोरी हो गई? मैंने तो पैसे बक्से के अंदर रखे थे। कैसे कोई आ सकता है? अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद अपनी आंखों से देख लो। श्यामू ने जैसे ही बक्से को देखा, उसमें कोई पैसे नहीं थे। वह बहुत ही घबराया और रोने लगा। अजी, सुनते हो? ऐसे रोने धोने से कुछ नहीं होगा। आप मुखिया करमचंद के पास जाइए और पता कीजिए कि आखिर चोर कौन है, किसने हमारे घर में चोरी की है। हाँ शांति, तुम सही कहती हो। मुझे करमचंद के पास जाना होगा। सुनकर बहुत अफसोस हुआ श्यामू। आखिर तुम्हारे घर में चोरी कैसे हो सकती है? और कौन है जो इस गांव में चोरी करने लगा? मुखिया जी, आप तुरंत ही पंचायत बुलाइए और उस चोर को पकड़वाने में मेरी मदद करें। श्यामू, मैंने तुमसे पंडित के बारे में बात की थी, याद है? मुखिया जी, किस पंडित के बारे में बात कर रहे हैं आप? मुझे तो कुछ याद नहीं। अरे श्यामू, मैंने तुमसे 2-3 दिन पहले ही उस पंडित के बारे में चर्चा की थी, जो चोरों को पकड़ने की एक अनोखी नीति जानता है। मुखिया जी, तो आप इंतजार मत कीजिए और तुरंत ही उस पंडित को बुलावा भेजिए। वह इस गांव में आए और हमें चोर को पकड़वाने में मदद करे। श्यामू, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। जिसने भी तुम्हारा पैसा चुराया है, उसे सजा जरूर मिलेगी। करमचंद 2 आदमी भेजकर पंडित को बुलाने का आदेश देता है। अगले दिन पंडित गांव में आता है। सारी तैयारियां चोर पकड़ने के लिए हो चुकी थीं। 4 आदमियों को सख्त घेरे में लेकर उन्हें अलग खड़ा किया गया। रामलाल भी उनमें शामिल था। तुम सब चारों लोग मेरी बात कान खोलकर सुनो। इस कमरे में एक घड़ा रखा है। घड़े में एक ऐसा केमिकल है जो केवल चोर के हाथों पर ही लगेगा। उस केमिकल का रंग काला है।
तुम चारों एक एक करके अंदर कमरे में जाओगे और अपना बायां हाथ उस घड़े में डालोगे। फिर जिस व्यक्ति के हाथ में काला रंग आएगा वही चोर होगा। चारों लोग घबरा जाते हैं। फिर वे एक एक करके कमरे के अंदर जाते हैं और घड़े में हाथ डालते हैं। अब तुम चारों लोग मुझे अपने अपने हाथ दिखाओ। चारों ने अपने हाथ दिखाए। मुखिया जी, मेरे हिसाब से चोर रामलाल है। चारों के हाथ में कोई काला रंग नहीं है। ऐसे में तुम कैसे कह सकते हो कि चोरी रामलाल ने की है? हाँ महोदय, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि चोरी रामलाल ने की है? हाँ, मैं यह मानता हूं कि रामलाल आलसी और कामचोर है, लेकिन आज तक उसने चोरी नहीं की। वह मेरा पड़ोसी है, एक नंबर का मक्कार है। यह तो अपने काम के लिए घर से नहीं निकलता, चोरी कैसे करेगा? ठीक है, हम आपकी बात मान सकते हैं, लेकिन हमारी तरकीब कुछ और बता रही है। पंडित जी, साफ साफ कहिए जो कहना चाहते हैं। देखिए मुखिया जी, घड़े में कोई ऐसा केमिकल या जादू नहीं है जिससे कि चोर के हाथों में काला रंग लग जाए। वह तो काफी पुराना घड़ा है जिसके अंदर धूल और मिट्टी लगी हुई है। 3 लोगों के हाथों में धूल लगी हुई है। इसका मतलब है कि उन्होंने बेझिझक उस घड़े में हाथ डाला, परंतु रामलाल के हाथों में कोई मिट्टी नहीं लगी। इसका मतलब है कि उसने घड़े के अंदर हाथ नहीं डाला। इसका साफ साफ मतलब है कि इसके मन में चोर बैठा है, क्योंकि इसी ने चोरी की है और इसे लगा कि अगर मैंने हाथ डाला तो मेरे हाथ में काला रंग लग जाएगा जिससे मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए इसने हाथ घड़े के अंदर डाला ही नहीं। इसका मतलब चोर रामलाल है। क्यों बे रामलाल, अब ऐसे भी दिन आ गए तेरे कि तू चोरी करने लगा, गांव का नाम डुबोने लगा। मुझे माफ कर दे श्यामू, मैंने तेरे घर से चोरी की। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुखिया जी, रामलाल को तो मैं माफ कर दूंगा, परंतु क्या भरोसा है इसका? भविष्य में यह फिर से कहीं चोरी करने न लगे। इससे गांव का नाम तो डूबेगा ही, साथ ही हमारे बच्चों पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। वे इसकी हरकतें देखकर चोरी करना सीख जाएंगे। मेरी सलाह है कि इसे गांव से निकाला जाए। तुम सही कह रहे हो श्यामू, इसे गांव से निकालना ही ठीक रहेगा। वैसे भी चुनाव आने वाले हैं। अगर ऐसे कीचड़ को गांव से नहीं निकाला गया तो मेरे जीतने के अवसर और भी कम हो जाएंगे। मुखिया जी ने फैसले में रामलाल और उसके परिवार को गांव से निकाल दिया।